नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम अब तक 11 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 चल रहा है, ठीक है, जिसका ये थर्ड पार्ट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आज का, बिशप मूल्यांकन के लिए वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है। अच्छी तरह से भ्रूण होना, प्रसव की गति, भ्रूण की गर्भकालीन आयु या प्रसव के लिए सुझाव की आवश्यकता। इसमें से बिशप मूल्यांकन के लिए वर्गीकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किसके लिए? प्रसव के लिए सुझाव की आवश्यकता, ठीक है। देखिए, बिशप वर्गीकरण, जिसे ग्रीवा स्कोर के रूप में भी जाना जाता है, यह एक पूर्व प्रसव स्कोरिंग प्रणाली है जो यह अनुमान लगाने में सहायता करता है कि प्रसव में क्या आवश्यकता होगी। इसका उपयोग सहज प्री टर्म डिलीवरी की संभावना का आकलन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, जेनिटल प्रोलैप्स के जिम्मेदार कारकों में शामिल कारक नहीं है। कौन सा? पोस्ट मोनोपेजल एट्रोफी, एंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का बढ़ जाना, या गर्भाशय के वजन का कम होना, या सहारा देने वाली संरचनाओं की जन्मजात कमजोरी। तो इनमें से क्या है? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गर्भाशय के वजन का कम हो जाना, ठीक है। देखिए, जेनिटल प्रोलैप्स की स्थिति तब होती है जब श्रोणि तल की मांसपेशियां और स्नायु बंधन का खिंचाव कमजोर हो जाते हैं तथा गर्भाशय के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भाशय फिसल जाता है या योनि से बाहर आ जाता है। इसके प्रमुख कारणों में पोस्ट मोनोपोजल एट्रोफी यानी कि एक से अधिक योनि प्रसव, जो इंट्रा एब्डोमिनल दबाव का बढ़ना है, सहारा देने वाली संरचना में जन्मजात दोष, बढ़ती उम्र, पेल्विक सर्जरी, कठिन प्रसव या प्रसव आघात आदि शामिल हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इससे कौन सा जो कारक है वो शामिल नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय के वजन का कम हो जाना। यानी कि ये जो 3 कारक हैं, ये क्या है? इसके मतलब जिम्मेदार कारकों में शामिल है, और ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं है। लेकिन इसमें नहीं पूछा था, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए। अस्पताल और वृद्ध आश्रम जैसे सरकारी संस्थान खाद्य पदार्थ एवं वस्तुएं खरीदने हेतु आमतौर पर निम्न में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? नीलामी द्वारा खरीदारी, भाव तोल करके खरीदारी, ब्लैंकेट ऑर्डर खरीदारी, या औपचारिक खरीदारी। तो इसमें से किसका प्रयोग करते हैं वो लोग? तो इस तरह की चीजों में किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक खरीदारी, ठीक है। तो जो अस्पताल और वृद्ध आश्रम जैसे सरकारी संस्थान है, जब ये चीजों का लेन देन करते हैं तो ये आता है आपका औपचारिक खरीदारी में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, खेल कूद पोषण किसमें सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास है? एथलेटिक निष्पादन, मतिहीन निष्पादन, मध्यम निष्पादन, या उक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किसके लिए? एथलेटिक निष्पादन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, बच्चे की भाषा का विकास प्रभावित नहीं होता है निम्न में से किससे? परिपक्वता से, स्वास्थ्य से, प्रेरणा से, या म्यूर हेड से। आपसे पूछ रहा है जो बच्चे की भाषा का विकास है, ये इन निम्न 4 में से किससे प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। यहाँ फिर से आपसे क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। तो इसका मतलब है 3 से प्रभावित होगा, कोई एक है जिससे प्रभावित नहीं होगा। देखिए, जो बच्चे की बोलने की मतलब भाषा है और बोलने की जो क्षमता है, उसका विकास जो है उसके परिपक्वता के स्तर से पर भी निर्भर करता है, ठीक है। और जो उसका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है, और मतलब जो उसकी प्रेरणा और बोलने हेतु प्रेरित किया जाए उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन म्यूर हेड से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, म्यूर हेड। नेक्स्ट देखिए। दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा के बाहर निकलने को कहते हैं क्या? शारीरिक नियंत्रण, संवेगात्मक विरेचन या भावोन्नयन, सी मानसिक संतुलन, या संवेगात्मक सुरक्षा। तो इसमें से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक विरेचन या भावोन्नयन, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इनमें से क्या शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्याएं हैं? कब्ज, डायरिया, एलर्जी या उक्त सभी। तो देखिए ये जो आपको पता होगा, ये कब्ज, डायरिया, एलर्जी, ये सभी क्या हैं, मतलब जो शिशु हैं उनकी सामान्य दुग्धपान समस्याएं हैं। तो ये तीनों ही होंगी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मानव दूध के 100 मिलीलीटर में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? 1.1 ग्राम, 1.2 ग्राम, 1.3 ग्राम या 1.4 ग्राम। ठीक है, तो कितना प्रोटीन होता है? तो मानव दूध के 100 मिलीलीटर में आपका जो प्रोटीन की मात्रा है वो होती है 1.2 ग्राम। ठीक है, कितना होगा? 1.2 ग्राम प्रोटीन होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनिच्छित व्यवहारों को समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंधन और प्रतिरूपण की प्रक्रियाओं का होना निम्नलिखित में से कहलाता है क्या? नकारात्मक प्रबलीकरण, सामाजिक बहिष्कार, व्यवहार परिवर्तन या शारीरिक दंड। इनमें से क्या कहलाता है? तो देखिए अनिच्छित व्यवहारों को समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंधन और प्रतिरूपण की प्रक्रियाओं का जो होना है वो कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है व्यवहार परिवर्तन, यानी कि बिहेवियर्स मॉडिफिकेशन। व्यवहार परिवर्तन है, इसके लिए जो आपका इंग्लिश टर्म यूज किया जाता है वो है बिहेवियर्स मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रारंभ के 2 दिन मां के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है। ये भी क्या है? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आप पहले प्रैक्टिस सेट में देख चुके हैं। तो प्रारंभ के 2 दिनों में मां के स्तन से जो गाढ़ा दूध, पीला दूध निकलता है उसको क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन कहते हैं, थायरॉक्सिन कहते हैं, कार्टिजोन कहते हैं या कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो आप लोग को याद आ रहा होगा इसका ऑप्शन क्या था? ये है आपका कोलेस्ट्रम। ठीक है, क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। देखिए कोलेस्ट्रम जो है ये प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ होता है जिसको पीने से शिशु की जो पाचन क्रिया है ये बढ़ जाती है तथा इसे ग्रहण करने से शिशु का रोगों से भी बचाव होता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है और आप कई बार पढ़ चुके हैं। बीसीजी का टीका बचाव करता है किससे? कॉलरा से, गठिया से, खसरा से या क्षय रोग से। ठीक है, किससे करता है बताइए? तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो बीसीजी का टीका है ये आपका क्षय रोग यानी कि टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो टीबी से आपका जो है वो बचाव करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका क्षय रोग यानी कि टीबी से बीसीजी का टीका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए क्या कि जो वर्तमान समय में शिशु को जो प्रथम रोग निरोधक टीका लगता है वो बीसीजी का ही होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पैदा होने के बाद जो बच्चा होता है उसको सबसे पहले कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये बीसीजी का ही टीका होता है। ठीक है, जो कि जन्म के 24 घंटे के बाद लगाया जाता है। ठीक है, और बीसीजी का टीका किससे रोकथाम के लिए होता है, किससे बचाव के लिए होता है? ये होता है क्षय रोग यानी कि टीबी से बचाव के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पोलियो की दवा के आविष्कारक हैं कौन? जॉन स्लॉक, ठीक है, जॉन साल्क या बी LB7, सलमान बक्समा या इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो की दवा के आविष्कारक कौन है? पोलियो की दवा के आपके आविष्कारक हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, जॉन साल्क। ठीक है, ठीक है। देखिए पोलियो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे बचने के लिए बच्चे के जन्म के बाद टीकाकरण कराया जाता है और पोलियो के दवा के जो आविष्कारक हैं वो जॉन साल्क हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है नवजात शिशु का औसत भार होता है कितना? 6.5 पॉइंट, 7.5 पॉइंट, 8.5 पॉइंट या 9.5 पॉइंट। आपसे पूछा है जो नवजात शिशु है, जो तुरंत जन्मा बच्चा है, उसका औसत भार कितना होता है लगभग में? तो ये होता है लगभग ऑप्शन नंबर बी आपका 7.5 पाउंड। ठीक है, देखिए सामान्य नवजात शिशु का जो वजन है वो 6 से 8 पाउंड के बीच में होता है तथा जो लंबाई है, देखिए यहाँ पर आपसे भार पूछ लिया है लेकिन आपसे ये भी पूछी जा सकता है ना
कि जो नवजात शिशु है उसकी औसत लंबाई क्या होती है। तो जो नवजात शिशु है उसकी औसत लंबाई 18 से 20 इंच की होती है। ठीक है, देखिए बालक शिशु बालिकाओं की अपेक्षा थोड़े से अधिक बड़े होते हैं, यानी कि जो लड़के होते हैं, जो लड़के नवजात बच्चे होते हैं और जो लड़कियां नवजात बच्चियां होती है, तो क्या है, जो बालक शिशु है वो बालिकाओं की अपेक्षा थोड़े से अधिक बड़े होते हैं। ठीक है, देखिए आपसे नवजात शिशु का औसत भार पूछा जाएगा तो वो है आपका 7.5 पौंड, और अगर आपसे लंबाई पूछी जाएगी नवजात शिशु की औसत लंबाई तो वो होगी आपकी 18 से 20 इंच। ठीक है, याद रखिएगा, कहीं पर इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग होता है, कौन सा। अंडाणु, नाभि नाड़ी, गर्भाशय या खेड़ी, कौन सा होता है। तो ये क्या है, तो देखिए जो माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला जो अंग है ये होता है आपका खेड़ी, यानी कि प्लेसेंटा। ठीक है, खेड़ी क्या है आपका, यही इसी खेड़ी को आप कहते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। ठीक है, इसी के द्वारा जो रक्त धारा है उसको गर्भ से अलग किया जाता है, मतलब होती है वो। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, खेड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है, 30 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 12 किलोग्राम या भार बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्या होगा आपका, देखिए भार बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, ये तो आपका ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, देखिए ये जो एग्जाम है लेडीज दे रही हैं, ठीक है, तो आपको क्या है, इतना आपको पता होगा, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैरिड भी होंगे, ठीक है, और उस तरह की सिचुएशन में रहे होंगे। ठीक है, तो क्या है, आपको ये चीजें पता होंगी, या जो विमेन्स हैं वो उनको मतलब उनको जो विमेन फिगर है, जो विमेन स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसका आइडिया होगा। ठीक है, तो भार बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो क्या है, जो गर्भधारण के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है, ये क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी 12 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण किसकी सहायता से मां के शरीर से जुड़ा रहता है, नाभि नाल के द्वारा, गर्भनाल के द्वारा, रक्त कोशिकाओं के द्वारा या रक्त धमनी के द्वारा। भ्रूण किसकी सहायता से मां के शरीर से जुड़ा रहता है, तो जो भ्रूण है ये आपका नाभि नाल के द्वारा शरीर से जुड़ा रहता है। ठीक है, देखिए पैदा होने से पहले जो नवजात है वो सभी तरह के पोषक तत्व और ऑक्सीजन मां के शरीर से प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त करता है। प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है तथा नाभि नाल से जुड़ा रहता है, और जो नाभि नाल है ये बच्चे के पेट में जाकर खुलता है और जन्म के बाद यह नाल काट दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स या विटामिन। तो ये भी आपको पता होगा, जो भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जो शक्तिवर्धक पदार्थ है, यानी कि शरीर को जो शक्ति देने वाले पदार्थ हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का बहुत प्रमुख स्थान होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन क्या है, ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। ठीक, देखिए कार्बोहाइड्रेट के आपसे प्रमुख कार्य भी पूछे जा सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख जो कार्य हैं वो अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए शर्करा का मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज या शर्करा को तंत्रिका तंत्र का पोषण करता है। ठीक है, यह शरीर के ताप को भी नियंत्रित रखता है, कौन, कार्बोहाइड्रेट। यह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। यह दहन के पाइरुविक अम्ल, मतलब जो दहन है, दहन में पाइरुविक अम्ल पैदा करता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। ये सब क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा की माप की इकाई क्या है, ग्राम, केल्विन, जूल या वोल्ट्स। तो क्या है, तो देखिए ये तो आपको पता होगा, थोड़ी बहुत आपने जीएस वगैरह किसी ना किसी एग्जाम के लिए फिजिक्स वगैरह जरूर पढ़ी होगी। आपको पता होगा कि ऊर्जा की जो माप की इकाई है वो क्या है, ये है आपकी जूल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है WHO द्वारा सुझाए एक वयस्क एशियन व्यक्ति को सामान्यता BMI है क्या,
18 से 23 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 19 से 24 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 20 से 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर या 21 से 26 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, देखिए पहले तो बीएमआई का क्या मतलब है, यहाँ बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स, बी फॉर बॉडी, ठीक है, एम फॉर मास और आई फॉर इंडेक्स। बी का मतलब है आपका बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, ये है आपका बीएमआई का फुल फॉर्म, ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना होना चाहिए बॉडी मास इंडेक्स, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 18 से 23 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। WHO द्वारा सुझाए एक वयस्क एशियन व्यक्ति को जो सामान्य बीएमआई है ये कितनी होनी चाहिए? 18 से 23 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये मतलब होती क्या है, तो जो आपकी बीएमआई है ये सूचकांक व्यक्ति के वजन और ऊंचाई के आधार पर शरीर की वसा या चर्बी संबंधित एक अनुमानिक प्रतिनिधित्व है, ठीक है। क्या है जो आपकी बीएमआई है, ये व्यक्ति के वजन और उसकी ऊंचाई के आधार पर शरीर की जो वसा है या चर्बी है उससे संबंधित एक अनुमानिक प्रतिनिधित्व होता है, क्या? बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट देखिए, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट की, खनिज लवण की, वसा की या प्रोटीन की? तो जो आपका क्वाशियोरकर रोग है ये आपका किसकी कमी से होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन की कमी से। देखिए प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। यह रोग शाकाहारी भोजन पर आश्रित होने वाले बच्चों को अधिक होता है जिनका प्रोटीन आपूर्ति का स्रोत मात्र वानस्पतिक होता है और वो भी अपर्याप्त होता है। देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये रोग किस में होता है प्रमुखता से, किस आयु वर्ग के लोगों में, तो ये याद रखिएगा कि ये किन में होता है, मुख्यतः ये बच्चों में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए? हृदय संबंधी रोग में, कुपोषण में, मधुमेह में या सुपोषण में? देखिए बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये आपको पता होगा कि अगर आपको हृदय संबंधी कोई भी बीमारी है ना, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको चिकनी या तली भुजी चीजें खाने से मना करते हैं, यानी कि वसा खाने से बिल्कुल मना कर देते हैं, तो आपका ए तो होगा नहीं, ठीक है। मधुमेह, डायबिटीज में भी आपको पता होगा कि जिन लोगों को शुगर होता है, डायबिटीज होती है, उनको भी ये सब वसा मना होता है। और सुपोषण, अगर भाई किसी के शरीर में उसको जितनी चीजें पर्याप्त मात्रा में चाहिए, उसके शरीर के लिए जितने खनिज लवण चाहिए वो मिल रहे हैं, तब उसको क्यों वसा की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी? तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, कुपोषण की स्थिति में, यानी कि जब किसी व्यक्ति को उसको जितनी आवश्यकता है उतना खनिज, मतलब उसके शरीर के लिए जितने आवश्यक पोषक तत्व हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, उसी स्थिति में वसा की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। अतः जो कुपोषण है आपका, इस स्थिति में वसा की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं कौन से? फूड एडिटिव, फूड सप्लीमेंट, फर्मेंटेड फूड या फोर्टिफाइड फूड? कौन से इनमें से? तो जो अपोषणीय पदार्थ हैं इसमें जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, फूड एडिटिव, ठीक है। देखिए फूड एडिटिव पदार्थ भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाया जाता है। भोजन की पौष्टिकता एवं गुणवत्ता में कमी के कई कारण हैं, उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है भोज्य पदार्थों में मिलावट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड घिसा पिटा क्वेश्चन है। रिकेट्स किसकी कमी के कारण के परिणाम स्वरूप होता है? कैल्शियम की, विटामिन डी की, कैल्शियम एवं विटामिन डी की या हार्मोन्स की? तो जो आपका रिकेट्स है ये किसकी कमी से होता है? जो आपका रिकेट्स, देखिए रिकेट्स क्या है? रिकेट्स होता है सूखा रोग, यानी कि हड्डियों का रोग, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए रिकेट्स और अगर इसमें ब्रैकेट में लिखा होता हड्डियों का रोग, तब आप में से लगभग 90% लोग ये बता देते कि अगर हड्डी का रोग है तो वो कैल्शियम से संबंधित होगा। और आपने छोटे से ही, आप क्लास सेकंड थर्ड से ही पढ़ाया जाने लगता है कि जो रिकेट्स है ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। तो जो रिकेट्स है आपका ये हड्डी संबंधी रोग है और होता है ये किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम एवं विटामिन
डी, ठीक है, इसकी कमी से रोग होता है। देखिए रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, रिकेट्स को हिंदी में सूखा रोग कहते हैं। ये हड्डियों का रोग है जो प्रायः बच्चों में होता है। बच्चों में हड्डियों की नरमाई या कमजोर होने को सूखा रोग कहते हैं। परिणाम स्वरूप मतलब स्थिर विकार होकर पैरों का टेढ़ापन, मेरुदंड में सामान्य मोड़ आ जाते हैं। मेरुदंड यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। इसी प्रकार की विकृति को बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। मतलब छोटे बच्चों में इसको रिकेट्स कहा जाता है और जब ये विकृति बड़ों में आने लगे तो इसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसके जो लक्षण है, ये कंकाल विकृति, अस्थि भंगुरता, विकास में बाधा, दांतों की समस्या, हड्डियों का दर्द, पेशियों में कमजोरी इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? कौन सा? कैथेप्सिन, रोडोप्सिन, कार्निया या कैसीन? कौन सा है ये? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। कौन सा है ये? रोडोप्सिन है। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, डीपीटी का टीका कैसे दिया जाता है? मुंह से, चमड़े के नीचे में, मांसपेशी में या नसों में? तो आपसे पूछ रहा है डीपीटी का टीका कैसे दिया जाता है। तो जो आपका डीपीटी का टीका दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका मांसपेशियों में, ठीक है। किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है मांसपेशियों में, ठीक है। देखिए इसका टीकाकरण जो है ये 4 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों की अंडकोशीय जांघ में और 2 से 6 महीने की उम्र वाले नवजात बच्चों की डेल्टाइड पेशी में लगाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए सिर्फ इसको सुनिए नहीं वीडियो को, क्योंकि आप क्या है एग्जाम तक भूल जाएंगे, या तो फिर एग्जाम तक इसको 2 से 3 बार रिवाइज करिए। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक बार वीडियो को नॉर्मल स्पीड में सुनिए, ठीक है। उसके बाद वीडियो को स्पीड बढ़ाकर 1.75 में, 1.5 में या 2x पे देख लीजिए। और क्या करिए, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। विश्वास करिए आप इसको अपने लास्ट टाइम एग्जाम तक नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ पढ़िए नहीं, उसको क्या करिए, ऐसा पढ़िए कि आप उसको ना भूलें, आपको एक ही चीज को 10 बार देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।